दोस्तों, इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी के 14वें एपिसोड में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस। किसी भी इंडस्ट्री में मेंटेनेंस जो एक्टिविटी है वो इंडस्ट्री की हेल्थ को बनाए रखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और उसको ठीक तरह से प्लान करना चाहिए ताकि आप प्लांट की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी और सेफ्टी इन सभी को आप इंश्योर कर सकें। तो जो ये गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस का जो टोटल हमारा टॉपिक है, इसको मैं कई पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, और इनमें मैं सेपरेटली आपको मैकेनिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट तीनों को सेपरेटली लूँगा। और इवन जो मैकेनिकल मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, इनको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। तो आज हम जो पार्ट डिवाइड करेंगे, पहला जो हम कवर करने वाले वो है कैसे मेंटेनेंस को प्लान करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी प्लांट में आपको अगर मेंटेनेंस करना है तो सबसे पहले वहाँ कितने इक्विपमेंट्स हैं, उनके क्या डिटेल्स हैं, उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन इक्विपमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो मेरा जो सबसे पहला रिकमेंडेशन है वो है कि आप प्लांट के अंदर सबसे पहले एक एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आप प्लांट का हर एक इक्विपमेंट को एक कोडिफिकेशन से आइडेंटिफाई करें, उसको एक लिस्ट तैयार करें जिसमें ईच एंड एवरी इक्विपमेंट इज़ कवर्ड। सेकंड जो पॉइंट है वो है आप हर एक इक्विपमेंट का जो ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर का मैनुअल है, उस मैनुअल को अगर कंपनी ने आपको 2 कॉपी प्रोवाइड की है तो वेल एंड गुड। अगर आपको एक ही कॉपी दी है तो मेरा सजेशन है कि आप उसकी 2 कॉपी कर लीजिए, और एक कॉपी को आप किसी मास्टर प्लेस पे उसको स्टोरेज कर लीजिए, और उसको अंडर कंट्रोल अगर किसी को चाहिए तो आप इशू कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी कॉपी है, सेकंड कॉपी है, उसको आप जो यूज़र्स हैं उनको दे सकते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूज़र, तो यूज़र में मेंटेनेंस कवर कर रहा हूँ, तो मेंटेनेंस टीम का जो भी मतलब हेड है वो अपने पास में मेंटेनेंस मैनुअल की कॉपी रख सकता है। अभी तीसरा जो वो है पॉइंट, वो है हर एक इक्विपमेंट का क्या मेंटेनेंस होना चाहिए, या क्या उस पर डेली चेक्स होने चाहिए, एनुअल मेंटेनेंस होना चाहिए, ईयरली जो मंथली मेंटेनेंस होना चाहिए, या ड्यूरिंग प्रोडक्शन कुछ अगर मेंटेनेंस होता है या चेक्स होते हैं। उन सब की जानकारी जो प्रोवाइड कर सकता है वो सोर्स है आपका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर का जो मैनुअल है उसको आप ठीक से पढ़िए। ये पढ़ने के बाद में आपको उस इक्विपमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, और आपका जो मेंटेनेंस प्लानिंग है और शेड्यूलिंग है और इवन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप अपने मन से प्लानिंग करेंगे लेकिन मेंटेनेंस जो इंस्ट्रक्शंस है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के, अगर आपने वो फॉलो नहीं किए तो हो सकता है कि आप कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर सकते हैं। और मैं जब ये डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, तो मैं कुछ 2-3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाला हूँ जो आप भी फेस कर सकते हैं, या और लोगों ने भी फेस किए हुए हैं, हमने भी फेस किए हैं। पहला है कि एक इंडस्ट्री के अंदर एक पंप था। वो पंप जिस दिन से वो पंप खरीदा गया था अमेरिका से,
उसके एक हफ्ते या 2-4 दिन के बाद से ही उस पंप के अंदर उसकी बेरिंग जो है फेल होना शुरू हो गई। और बेरिंग फेल होना ऐसा शुरू हुआ कि वो जब तक वो प्लांट 1-1.5 साल जब तक चलाया उन्होंने, वो ऐसे ही रिप्लेस ही करते रहे उसको बेरिंग। कभी 15 दिन चल गई, कभी 10 दिन चल गई, और ऐसे इस टाइप से वो बेरिंग फेल होती रही और वो करते रहे, और उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं। फिर जब उसका मैनुअल पढ़ा गया, ये किसी ने शायद मैनुअल देखा नहीं होगा, ये भी हो सकता है, मैनुअल्स पढ़ा, मैंने भी पढ़ा था वो मैनुअल्स को, और उसमें ये लिखा हुआ था कि ये पंप अगर उसकी बेरिंग्स फेल होती हैं, कुछ प्रॉब्लम आता है उसके अंदर, तो आप उसका जो हाउसिंग है उसको मॉडिफाई करना पड़ सकता है आपको। उस हाउसिंग में आपको कुछ एडिशनल कूलेंट या फिर कूलिंग वाटर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये इसलिए होता है कि आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने क्यों नहीं दिया। ये कोई पंप डिज़ाइनर है, वो बहुत पहले से उसने डिज़ाइन किया हुआ, हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए पर्टिकुलर जो मटेरियल है उसके लिए बनाया गया हो, और आपको कुछ अगर अलग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो, या उसका टेम्परेचर भी है, तो आपको उस चीज़ को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। तो आपको मैन्युफैक्चरर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, उसने बताया कि आपको अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर केस में एक बेरिंग के अंदर एक गियर बॉक्स के अंदर एक चीज़ वो स्टक हो गई थी, और उसको निकालने के लिए सभी तरह के पूरे प्रयास किए गए, लेकिन वो निकला नहीं, इंस्पाइट ऑफ स्पेंडिंग, मतलब उसमें करीब मेरे ख्याल से 1-1.5 दिन पूरा चला गया, लेकिन वो निकला नहीं। लेकिन जब उसका मैनुअल पढ़ा गया तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपको एक उस गियर बॉक्स के पीछे एक रिंग दिया हुआ है, उस रिंग के अंदर आपको कुछ एक स्पेशल बोल्ट डालना है। वो बोल्ट को आप टाइट करेंगे तो वो जो पार्ट है वो अपने आप ही वहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये दूसरा चीज़ है। तीसरा चीज़ है कि एक बहुत बड़ा बेरिंग चेंज करना था, और चूँकि हर एक प्लांट में ऐसा एक लिमिटेशन होती है कि उन्होंने कहा शायद ये पहली बार हम काम कर रहे हैं और किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो बहुत बड़ा चीज़ था जिसके अंदर ये बेरिंग रिप्लेस करना था। तो वो जो जिसको हम एक्सपर्ट की तरह लेकर आते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपसे ज़्यादा जानता हो या फिर उसने इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का कुछ पढ़ा हो, उसके बारे में उसको कोई जानकारी हो। तो वो व्यक्ति ने एक कॉमन सेंस लगाते हुए कहा कि ये इतना बड़ा बेरिंग, बहुत बड़ा बेरिंग था वो, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप इसको कर तो सकते हैं, मैं अपने इंस्ट्रक्शंस और अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये फिट करके दिखा सकता हूँ, ये करूँगा एक्टिविटी। तो उसको एक एक्सपर्ट की तरह इनवाइट किया गया और वो आए और उन्होंने पूरा ट्राई किया। उनका ये मानना था कि इतना बड़ा बेरिंग है और उसके ऊपर फिट करेंगे तो शायद हो सकता है कि इसको ऑयल में गर्म करके फिट करना पड़ेगा। और ये एक कुछ जगह पे प्रैक्टिस भी होती है कि आपको अगर प्रेस फिट बेरिंग्स हो या कुछ उस टाइप का अरेंजमेंट होता है तो ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो उन्होंने पूरा एक ऑयल गर्म करवाया, सब कुछ किया गया, सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें फॉलो किए गए, उनके जो बताए हुए थे इंस्ट्रक्शंस। और वो करने के बाद भी वो बेरिंग जो है वो बैठा ही नहीं उसमें, और सब लोग इसी विचार में डूबे अभी क्या क्या होगा इसका ये। तो उन्होंने जो मतलब उनका एक्सपीरियंस था उसके बेस पे उन्होंने बताया कि शायद ये ऑयल जो है वो वापस ठंडा हो गया है, उसको दोबारा ऑयल को गर्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑयल भी गर्म किया, फिर भी वो नहीं बैठा। तो ये सब करने के बाद में फिर किसी को ख्याल आया कि चलो सब लोग जब वहाँ से वो जो एक्सपर्ट भी हमारे वो जा चुके थे या मतलब, तो
दिमाग में किसी का ख्याल आया कि भाई चलो उसको हम ट्राई करते हैं फिर से, ऐसे ही ट्राई करते हैं, शायद हो सकता है प्रॉब्लम पता लगे। तो फिर हमने उसका डायमेंशन चेक किए दोनों चीज़ों के, जिसके ऊपर फिट हो रहा है वो, तो उसमें देखा कि ये चीज़ तो ऐसे ही फिट हो सकती है, ये इसमें ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, और गर्म करने की या किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर रीजन्स हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली जो बेरिंग फिट कर रहे थे वो बेरिंग बहुत हैवी थी, और उसका जो फिट करते समय उसका जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो बिकॉज ऑफ इट्स वेट, तो उसको जब ठीक से प्रॉपरली अलाइन किया गया, लोगों ने उसको ढंग से उसको वहाँ पकड़ा, फिट किया, पुश किया, तो वो बैठ गया और बहुत इजीली बैठ गया। एंड इट वाज इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि बहुत ही इजीली एकदम सॉफ्ट फिट था वो। तो वो ऐसे ही बैठ गया, उसको इवन हैमर भी उसके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऐसे ही बैठ गया। उसमें एक लॉकिंग रिंग था, वो लॉकिंग करने के बाद में वो परफेक्टली फिट हो गया, और वो कभी उसके बाद में उसका फेलियर भी नहीं हुआ वैसे। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये इसलिए बताया कि कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, और हम अगर जो मैन्युफैक्चरर है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, या अपने कॉमन सेंस को प्रिवेल करते हैं कि इन चीज़ों पे ये कर रहे हैं, तो उसको हम वेरीफाई कर लें, तो भी बहुत सारी उससे सहायता मिलती है। ओके। चौथा, जो इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आपको भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, आप भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका खुद का अपना एक्सपीरियंस नहीं होता, सभी लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं, और सभी लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन फिर भी एक कॉमन चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि चलो हम एक प्रैक्टिस फॉलो करें कि अगर मैनुअल्स अवेलेबल हैं आपके पास में मैन्युफैक्चरर्स के, तो उनको फॉलो ज़रूर करें। तो मैं इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंस देता हूँ, और इसीलिए मैं इस चीज़ को इतने डिटेल में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। चौथा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो फेलियर्स होते हैं वो हमारे इग्नोरेंस के कारण होते हैं। हम इक्विपमेंट को इग्नोर करते हैं बेसिकली, और इन इग्नोर करने के जो दो मेन वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है, मैं इस चौथे नंबर पॉइंट पे कवर करूँगा। पहला जो है वो ये है कि हम जो भी लुब्रिकेशन करें वो लुब्रिकेशन ऐसे हैप्चर तरीके से नहीं करें। हम जो मेंटेनेंस प्लान है उसमें एक दो सेपरेट प्लान मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। पहला है लुब्रिकेशन प्लान, पूरे इक्विपमेंट का जो लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से आप एक लुब्रिकेंट्स की लिस्ट तैयार करें, और अगर मैनुअल में उसका मैन्युफैक्चरर ने आपको सजेस्ट किया है कि आप इस फ्रीक्वेंसी में कर सकते हैं लुब्रिकेशन, तो आप उस लुब्रिकेशन फ्रीक्वेंसी को अडॉप्ट कर सकते हैं, और उस लुब्रिकेशन चार्ट पूरा एनुअल लेवल पे आप पूरा तैयार कर सकते हैं, जिसमें पूरे इक्विपमेंट की लिस्ट होगी, और एवरी इक्विपमेंट के ऊपर कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ होता है, मतलब टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, जैसे ग्रीस है, ऑयल है, या कोई ग्रेफाइट टाइप का भी ग्रीस होता है जो ड्राई टाइप का, कोई और भी हो सकता है, या कुछ जगह पे उसकी बेरिंग्स ही सेल्फ लुब्रिकेटिंग होती है। तो वो एक अलग टॉपिक है, जब हम एडवांस डिस्कशन करेंगे और चीज़ों पे तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक तो लुब्रिकेशन चार्ट। वो लुब्रिकेशन चार्ट में ये सारे डिटेल आप रखिए, उसकी फ्रीक्वेंसी रखिए, और एवरी मशीन को लुब्रिकेट करने के लिए जो उसमें पॉइंट्स है जिनमें लुब्रिकेशन करना, कुछ जगह पे जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग्स भी होती हैं, या मतलब प्री ग्रीस टाइप की जो बेरिंग्स होती हैं जिनको आप सील्ड बेरिंग्स होते हैं, तो उसमें कुछ जगह पे ऐसे तो लाइफ लॉन्ग चलती है, जैसे मोटर्स की बेरिंग होती है, कुछ जगह पे छोटी मोटर्स होती हैं उनकी बेरिंग लाइफ लॉन्ग के लिए डिज़ाइन की जाती है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो लुब्रिकेशन चार्ट है वो लुब्रिकेशन चार्ट में आप जो लुब्रिकेशन करना है उसका टाइप
फ्रिक्वेंसी और मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन के हिसाब से आप तैयार कर लीजिए। और उसको आप मेंटेनेंस प्लान, जो मेंटेनेंस प्लान है दूसरे मेंटेनेंस है उसके साथ मत मिक्स करिए। लुब्रिकेशन का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है, और लुब्रिकेशन की एब्सेंस में आपके बेरिंग्स फेल होंगे। और प्रॉपर सिलेक्शन अगर आपने लुब्रिकेशन नहीं किया तो वो लुब्रिकेट जो है वो भी बेरिंग के फेल्यूर होने का एक रीज़न बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको कि कोई हॉट जोन में कोई बेरिंग अगर यूज़ हो रही है, तो अगर आप वो उसका टेम्परेचर जो है विस्टैंड करने की कैपेसिटी बेरिंग ग्रीस की अगर वो उतनी नहीं है तो वो बेरिंग फेल हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरर्स बेरिंग जो ये मोटर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पर्टिकुलर टाइप की सील बेरिंग सेलेक्ट करते हैं जिनमें उस टाइप का ग्रीस भरा होता है। और दूसरा चीज़, जैसे लो टेम्परेचर पे अगर यूज़ करना है तो लो टेम्परेचर का ग्रीस अलग होता है, जैसे एस्केप का भी हो सकता है, कोई और भी कंपनी का भी हो सकता है। और पांचवा पॉइंट जो है, जो मेंटेनेंस प्लान करते समय हमको उस मेंटेनेंस का जो जनरल शेड्यूल है, जनरल एक्टिविटी है मेंटेनेंस की, उससे अलग रखना है, वो है क्लीनिंग अप मशीन। तो क्लीनिंग अप मशीन का एक अलग ही सेपरेट चार्ट तैयार करना है आपको, जिसमें हर एक मशीन का आपका एक एनुअल एक क्लीनिंग का शेड्यूल होगा। ये क्लीनिंग शेड्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये आपकी मशीन को बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मोस्ट ऑफ द मशीन्स जो हैं वो क्लीन करी जा सकती हैं चलते चलते भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी इक्विपमेंट, लेकिन बहुत सारी इक्विपमेंट जो हैं वो चालू कंडीशन में भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसकी सेफ्टी को इंश्योर करते हुए काम करते हैं। और जब आप इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी इक्विपमेंट के पास जाएंगे क्लीन करने के लिए, आप उसकी कंडीशन को सही तरीके से माप पाएंगे कि वो उसकी कंडीशन क्या है एक्चुअली। बहुत सारी मशीनों के ऊपर इतना डर्ट और डस्ट जमा होता है कि उनका जो नेचुरल कूलिंग का जो साइकिल है वो ही ख़त्म हो जाता है। वो जिस भी चीज़ के अंदर बेरिंग्स होती हैं या कोई चीज़ लगी, रोटेटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं या गियर्स होते हैं, वो हीट जनरेट भी करते हैं। और वो हीट जनरेट अगर प्रॉपरली अगर डिसिपेट नहीं हो रही है तो वो लॉन्ग टर्म में वो इक्विपमेंट का फेलियर कर सकती हैं। तो मैंने जैसे बताया कि आप इक्विपमेंट को क्लीन करें। क्लीन करने का पर्पस खाली उसको क्लीन करना नहीं है, बल्कि आप मशीन के साथ में आपका 1-to-1 कांटेक्ट भी बनेगा, जिससे आप मशीन को जान पाएंगे। मशीन के पास जब जाएंगे तो आप उसका रियल हेल्थ कर पाएंगे, उसका एसेस। और आप मशीन के सिर्फ पास जाने से ही बहुत सारे फ्यूचर के जो ब्रेकडाउन्स हैं उनको आप प्रिवेंट कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम मशीन के पास जाते हैं, सफाई करने भी जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं हम, पता लगा कि वहाँ पर कोई पर्टिकुलर नट बोल्ट ढीला हो गया है, या कोई बेरिंग आवाज़ कर रही है, या किसी और पार्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कोई अंदर कोई चीज़ टूट गई है, कोई शाफ्ट घिस चुका है वो आवाज़ कर रहा है, या किसी भी टाइप की मतलब वो। या एक एग्जांपल है कि आप एक मोटर के पास खड़े हैं, पता लगा कि वो मोटर का जो फ़ैन है वो काम ही नहीं कर रहा है, मोटर फैन नहीं काम रहा। तो आप उसको जब वहाँ गए तो आपने देखा कि उसमें हवा नहीं आ रही है मोटर से, तो इसका मतलब ये है कि उसका फ़ैन बंद पड़ा हुआ है, किसी भी वट एवर रीजन, या कनेक्शन लूज़ हो गया, जो भी कोई भी एक कारण हो सकता है, पंखा ही टूट चुका है। तो इस टाइप की चीज़ जो है, आप जब आप इक्विपमेंट के पास जाएंगे तभी आप जान पाएंगे। और इक्विपमेंट को आप बहुत अच्छी तरह से सफाई करिए। सफाई करने के साथ साथ आप उसके एक चीज़ और देखिए कि कई कंपनीज़ में कोई रॉ मटेरियल या ड्यूरिंग प्रोसेस भी कोई स्पिलेज भी हो सकता है, कोई पाउडर, लिक्विड या कोई केमिकल भी उसके ऊपर गिर सकता है, जिसके कारण वो या तो गंदा उसने कर दिया है या उसके पेंट को निकाल दिया है। और ये भी हो सकता है कि वो जो चीज़
जिसकी हम बात कर रहे हैं वो शायद कहीं फंस रहा हो उसमें इक्विपमेंट के अंदर और प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है उसको अगर हमको अवॉइड करना है तो एक ही चीज़ है कि आप उसको टाइमली इंस्पेक्शन करिए, क्लीन करिए। और क्लीन करने के साथ साथ एक और चीज़ जो मैं इम्पोर्टेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हम इक्विपमेंट की पेंटिंग के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। पेंटिंग का पर्पस खाली एक एस्थेटिक व्यू देना नहीं होता। पेंटिंग आपकी इक्विपमेंट की लाइफ भी बढ़ाती है। अगर आपकी क्लीनिंग के दौरान अगर आपने देखा कि पेंटिंग उखड़ रही है तो ये निश्चित मान के चलिए कि वहाँ पर थोड़े टाइम बाद रस्टिंग चालू हो जाएगा। रस्टिंग होने के कारण उसकी बॉडी कोरड भी हो जाएगी। और अगर स्पेशली कोई केमिकल गिर रहा है और पेंट निकाल दिया है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो केमिकल वहाँ से लीक कर रहा है तो आपको उसको प्रिवेंट करना है, या अगर वो प्रिवेंट नहीं हो सकता, कोई ऐसी पॉसिबल या आप लंबे टाइम तक उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते तो आपको इंटरमीडिएट कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो कुछ आपको कुछ वो जो स्पिलेज हो रहा है उसको आप डाइवर्ट कर दें, कलेक्ट करें कहीं पर। या फिर एक चीज़ और है कि मान लो अगर ऐसा पॉसिबल है तो आई एम नॉट श्योर कि हालांकि आपकी एक्शन जो है वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी जो एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करेगी। वो ये है कि आप उस इक्विपमेंट का जो पर्टिकुलर गार्ड है या कुछ ऐसा उसको आप इस टाइप का कोटिंग कर सकते हैं कि वो केमिकल या जो भी उसके ऊपर स्पिलेज हो रहा है वो उसको ख़राब ना कर पाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक अलग शेड्यूल के अंतर्गत आपको करना है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इस चीज़ को, मतलब इसमें दो चीज़ें बताई मैंने। पहला वाला जो है आपका लुब्रिकेशन और ये जो क्लीनिंग वाला पार्ट है, इसको आप उसके एनुअल मेंटेनेंस के साथ में मिक्सअप मत करिए। इनका एक अलग प्लान बनाइए, इसका सेपरेट चार्ट बनाइए, इसको अलग से मॉनिटर करिए। ये बहुत सारी एक्टिविटी जो हैं जो आप आपके स्टाफ को, मेंटेनेंस का टीम जो है, इवन जो आपका प्रोडक्शन पीपल जो उनके पास स्पेयर टाइम अगर हो कभी, तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं विदाउट स्टॉपिंग द मशीन। तो दोस्तों ये हो गया आपका कि मेंटेनेंस का जो प्लानिंग है हमको कैसे करना है। और मैं अभी इसको यहीं पर आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन इसका जो अगला पार्ट है वो उसमें गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस में और कौन कौन सी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अगले एपिसोड में। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों मैं वही रिक्वेस्ट फिर से आपसे एक बार करूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके साथी हैं, उनको भी मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ये एक कोई सिंपल चीज़ नहीं है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक इंजीनियर्स की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और चाहे आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा वक्त ज़रूर आने वाला है जब आप इसके साथ आपका वास्ता पड़ेगा। चाहे आपको मेंटेनेंस दूसरे टीम से करवाना पड़ेगा या आप खुद मेंटेनेंस करवाएंगे, या एज ए इंचार्ज आप किसी इंडस्ट्री के इंचार्ज ही बन गए, तो भी टॉप तक पहुंचने के बाद भी ये चीज़ें आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। इसी के साथ मैं विदा रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।